हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिसोर्स, जिसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो पहला पैराग्राफ में इसका डेफिनेशन दिया है, इसको आपको हूबहू वैसे याद कर लेना है। थोड़ा सा मीनिंग आपको इसको समझा दे रहे हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as रिसोर्स। तो ये रिसोर्स का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पर्यावरण में या अगल बगल जो हर वो चीज़ जो अवेलेबल है, जिसको हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसको इस्तेमाल करें, प्रोवाइडेड यानी वो कंडीशन रखा है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो उससे ये संभव हो सके, और इकोनॉमिकली फिजिबल यानी आर्थिक रूप से वो हमारे वश में हो, यानी उसको उसका दोहन करने में जो हमें आर्थिक जो हमारा खर्च आ रहा है, जो वो हमारे बिल्कुल सहनीय हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली जो है, सोशली जो है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। अगला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी थिंग्स को जब हम लोग जो थिंग्स अवेलेबल है उसको अगर हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिस प्रोसेस से, उसमें क्या होता है कि एक इंटरैक्टिव होता है। उसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों का उसमें इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्टिव। ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स ये जो है वो हमेशा नेचर से जो इंटरैक्ट करता है वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्निकल नो हाउ के माध्यम से ही इंटरैक्ट करता है, और वो क्रिएट कर देता है इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का क्रिएट करना, और जो कि एक्सिलरेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। आर्थिक जो जो वृद्धि है उसको वो एक्सिलरेट करता है इसी माध्यम से। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी? लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्स के बारे में, कि वो एक फंक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही रिसोर्स जो है वो क्रिएट होता है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स यानी मानव जो है वो खुद जो है वो एक बहुत ही अहम पार्ट है, अहम कंपोनेंट है रिसोर्स का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। वही जो है, जो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अगल बगल जो भी मौजूद है, उसी को वो ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन बींग्स इज hence is a very essential part of or component of resources. Can be the resources can be classified into following ways. बहुत तरीके हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग रिसोर्सेस को क्लासिफाइड करते हैं, यानी उसका ग्रुप बनाते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उसकी उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को हम लोग बायोटिक और एबायोटिक पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक से मान लीजिएगा कि वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, और एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका आगे आगे ब्यौरा हम लोग देखेंगे, विस्तार में देखेंगे। दूसरा है क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो उस आधार पे हम लोग रिसोर्सेज को दो पार्ट में भाग सकते हैं, दो हिस्सों में कर सकते हैं। एक रिन्यूएबल
एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम नया कर सके, फिर से रिन्यू कर सके, और नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सके, फिर से नया नहीं कर सके, यानी जब वो एक बार यूज उसका हो जाए तो वो समाप्त हो जाए। आगे इसका विस्तार में भी दिया हुआ है, आगे देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा मीनिंग इसका समझा देते हैं। सी जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी किसका मालिकाना हक है उस पर, उसके आधार पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, कम्युनिटी यानी समुदाय का, नेशनल यानी राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी 4 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिएगा। इसको आगे फिर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसका कितना, उसका स्टेटस क्या है, उसका कितना विकास हुआ है, उस आधार पे हम लोग फिर रिसोर्सेस को जो है इसमें बांट सकते हैं। पहला पोटेंशियल यानी उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको रिसोर्स बनने का पोटेंशियल है, लेकिन अभी उसको वो रिसोर्स के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा है डेवलप्ड स्टॉक यानी जिसका जो है हम लोग डेवलप्ड कर दिए हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्स के रूप में। और रिजर्व्स जो रिजर्व्स रखे हैं, उसको रिज़र्व करके रखे हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ हो। तो रिसोर्सेज को देखिए, ये क्लासिफिकेशन किया है नेचुरल और ह्यूमन के रूप में। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड ह्यूमन। और नेचुरल में हम लोग 2 तरह के फर्दर 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोग फिर कॉन्टिन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर। और दूसरा इसका पार्ट है बायोलॉजिकली में हम लोग फिर 2 कैटेगरी कर सकते हैं, नेचुरल दैट इज़ वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इधर नॉन रिन्यूएबल को हम लोग 2 पार्ट में अगेन फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल में जैसे मेटल्स वगैरह है, आयरन वगैरह है, इसको फिर से हम लोग रिसाइकल इसका करते हैं। यानी आयरन की बनी हुई चीज़ें या एल्युमिनियम की बनी हुई चीज़ें जो बेकार हो जाती है, उसको आप उसको रद्दी के दाम पे बेच सकते हैं, और वो फिर जा कर के फैक्ट्री में उसका रिसाइकलेबल होता है, उसको मेल्ट करके फिर से उसको नया मेटल उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन रिसाइकलेबल है जैसे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, किरोसिन ऑयल है। ये एक बार जब इस्तेमाल हो जाता है तो फिर इसका ये नष्ट हो जाता है, इसको फिर कोई संभावना नहीं है कि इसको हम लोग रिसाइकलेबल कर दें। तो ये हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को ये 2 पार्ट में बांटा है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर वही जो रिसोर्सेज के टाइप्स थे उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज, अगर हम उसकी उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को डिफाइन करें तो बायोटिक रिसोर्सेज होगा और एबायोटिक रिसोर्सेज होगा। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पे हम लोग रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग जैसे हमने बताया कि वो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक में मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, शिप, कैटल वगैरह इसमें आ जाएंगे। और एबायोटिक रिसोर्सेज में ऑल दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई हैं उसको एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स, सॉल्ट्स वगैरह जो हम ओशन सी से पाते हैं, वो सब एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और जैसे कि एग्जॉस्ट का मतलब होता है समाप्त होना, और उसके आधार पे जो है अगर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 होते हैं जो हमने बताया था। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड
बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जो भी रिसोर्सेज हम उसको रिन्यूड करते हैं या रिप्रोड्यूस कर दें, फिजिकल, केमिकल, किसी भौतिक, रासायनिक या मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिकी प्रोसेस है, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल या रिप्लेनेसिबल रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, दीज आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो हो जाएगा जिसको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये बहुत लंबे समय के बाद ये रिन्यूड होता है। मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। रिन्यू तो होगा ये, लेकिन एक बहुत लंबे समय लगता है इसमें रिन्यू होने में, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के श्रेणी में रखते हैं। तो सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स विच आर रिसाइक्लेबल, इसमें से कुछ जो मेटल्स होते हैं उसको रिसाइक्लेबल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग, आप देखे होंगे कि लोहे की बनी हुई चीज़ को आप रद्दी में बेच सकते हैं, या एल्युमिनियम की बनी हुई पुरानी चीज़ों को आप दुकानों में जा कर के बेचते हैं, जिसको कि वो फिर रिसाइकल करके वो नए मेटल्स में उसको बना देते हैं। सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब का रिसाइकलिंग नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और जो हम लोग रिसोर्सेज को, संसाधनों को जो ओनरशिप के आधार पे, मालिकियाना हक के आधार पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो उसमें 3-4 तरह के उसमें हो जाते हैं। जैसे कि इसमें तो 4 तरह का दिया हुआ है जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत रिसोर्स, जैसे सरकार जो है हम ज़मीनों को, लैंड को, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको फार्मर्स में डिवाइड कर दिया है, अलॉट कर दिया है उनको, तो उनको मालिकियाना हक दे दिया है, वो उसके मालिक हैं, और उसके बदले में वो रेवेन्यू यानी उसके जो टैक्स उस पर पे करते हैं। और उसी तरह से जैसे गांव में, अगर शहरों में हम देखें तो जो कुछ लोग प्लॉट्स, कोई अपना प्लॉट्स ओन करता है, कोई हाउसेस, कुछ अदर प्रॉपर्टी अपना जो है यूँ ओन करता है, जैसे प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। इसका जो है ओनरशिप इंडिविजुअल होता है, जिसका खुद का पॉन्ड्स हो या पास्चर लैंड हो या कोई प्लांटेशन हो, जैसे कॉफ़ी का प्लांटेशन हो, टी का प्लांटेशन फील्ड हो, उसमें वो सब किसी एक इंडिविजुअल उसका ओनरशिप होता है, उसका मालिक होता है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। जैसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज अगर हम देखें तो ये जैसे महलवाड़ी सिस्टम में हम देखते हैं कि जो महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था अंग्रेजी समय में, जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी में काफ़ी डेवलप था, उसमें जो है वो उस पूरे लैंड को, उस कम्युनिटी को उसका ओनरशिप मान लेते हैं। उस पूरे गांव को, 2-3 गांव को मिला करके या एक गांव के पूरे लोगों को उसको ओनरशिप दे देते हैं, और फिर उसको अलॉट करके उसके हिसाब से उनको काम देते हैं। तो कम्युनिटी ओनरशिप में जैसे इसको थोड़ा देखते हैं, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। वो रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके पहुंच में है। विलेज, जैसे विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, बरियल ग्राउंड्स हैं, और विलेज आगे देखते हैं, विलेज पॉन्ड्स हैं, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, प्ले ग्राउंड्स हैं, ये सब जो है कम्युनिटी ओनरशिप है इसका, यानी ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। जैसे गांव में ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है या जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वो जो है बरियल ग्राउंड्स उसको बोलते हैं। और विलेज पॉन्ड्स हैं जो पूरे गांव के लिए है। जब पब्लिक पार्क्स है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सुबह सुबह वो वॉकिंग करते हैं, तो वो सब जो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। आगे देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर हम देखें तो वो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वो सारे देश के लिए, सारे देश का उसमें The country has legal powers to acquire
even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities. तो दोस्तों नेशनल रिसोर्सेज को अगर हम लोग देखें तो एक तरह से हम ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं सारी प्रॉपर्टी जो है वो नेशन को, कंट्री को ही बिलोंग करती है। तो हालांकि उस नेशन जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको किसी को मालिकाना हक इंडिविजुअल या कम्युनिटी को दे देता है और उसके आधार पे इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज उसको हम लोग उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो है ये हम लोग मान लें कि वो सरकार को ही है। और कुछ नेशनल रिसोर्सेज में जैसे हम लोग अगर देखें कि रोड्स बनाना, कैनाल्स डिग करना, रेलवेज़ लाइन को जो है कंस्ट्रक्ट करना, ये सारे जो है वो जो काम होता है सब इंडिविजुअल फील्ड्स, जो इंडिविजुअल्स के फील्ड्स होते हैं, ज़मीन होते हैं, उसी को गवर्नमेंट लेती है और उसको कुछ उसके एवज में मुआवजा देती है, कुछ उसका हर्जाना देती है और फिर ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो इस तरह से नेशनल रिसोर्सेज को हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होता है, हर ज़िले में, हर शहर का डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होता है, उसको गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड करती है, उसको शक्ति देती है कि वो एक्वायर लैंड को एक्वायर कर सके। ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ये याद रखिएगा कि तो नेशनल रिसोर्सेज में हम लोग देखें कि किस तरह से वो राष्ट्रीय रिसोर्सेज है, वो संसाधन है। जैसे जो मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये एंड लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, और जो भूमि है जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर में है, या ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये जिसको 22.2 किलोमीटर इसको कहेंगे, 1.8 किलोमीटर का 1 नॉटिकल माइल्स होता है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज विद इन देयर इवन बिलोंग टू द नेशन। ये सारा ये जो भी उसमें रिसोर्सेज होंगे वो सारे नेशन के लिए होता है, पूरे राष्ट्र का वो रिसोर्स होता है। तो ये नेशनल रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर जो 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसके आगे जो जो ओशन में अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी देश के बाउंड्री से हम जाते हैं तो उसके बाहर की जो भी चीज़ें होंगी उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर उसका मालिकाना हक होता है। कोई भी देश उसमें अपना उसको उसमें से रिसोर्सेज जो है अपने संसाधन को उसमें से निकाल सकता है। तो ये है रिसोर्सेज के बारे में। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम देखें कि डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे और डिवाइड करेंगे इसमें, और डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे और या स्टॉक कहेंगे। तो ये जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। इसी के साथ अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।